हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज अपन जो करने वाले हैं वो रिटर्न फाइलिंग है। ये एग्जाम में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, एंड आएगा तो थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। बट जनरल लाइफ में जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें ये समझना बहुत जरूरी है। अभी रिटर्न फाइलिंग का डेट गया, 31 जुलाई था ना जो रिटर्न फाइलिंग, एक्सटेंशन आया नहीं। तो 31 जुलाई कभी आता है अक्टूबर, कभी आता है नवंबर। तो रिटर्न फाइलिंग का एक्चुअली डेट क्या है तो ये चैप्टर में अपन को पता चलेगा। परफेक्ट, थोड़ा ध्यान से देखना। रिटर्न फाइलिंग 139 की सीरीज में चलता है। 139 1 होता है रिटर्न फाइलिंग, फिर 139 1 2 3 4 9 तक ये जाता है। अब बेसिकली ये नोट्स आपको मिल भी जाएंगे, बट इसमें फोकस करो थोड़ा। कंपलसरी फाइलिंग क्या होता है सुनना। अभी एनी पर्सन अदर देन नॉट ऑर्डिनरी, तीन टाइप के पर्सन होते हैं ना, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी और एनआरआई। यहाँ पे बोला एनी पर्सन अदर देन नॉट ऑर्डिनरी shall furnish a return within due date irrespective income does not exceed basic exemption limit। नॉर्मल क्लॉज क्या है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर हुआ तो ही आपको रिटर्न फाइल करना है। बट देर आर सर्कमस्टेंसेस इन विच अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर नहीं हुआ तो भी आपको रिटर्न फाइल करना है। आरएनओआर के लिए समझा। कब फाइल करना है? पहला, अगर आपके पास कोई एसेट है इंडिया के बाहर, आपके पास कोई एसेट है इंडिया के बाहर, समझ में आया? या तो फिर आपके पास कोई बैंक अकाउंट है, साइनिंग अथॉरिटी इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। फिर से, अगर आप आरएनओआर हो एंड आपके पास अगर कोई एसेट है इंडिया के बाहर, या तो फिर आपके पास कोई बैंक है, बैंक अकाउंट है, या आप साइनिंग अथॉरिटी हो इंडिया के बाहर, तो आपको कंपलसरी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन दे दिया कि अगर जो इनकम उससे डिराइव हो रहा है, आपने ऑलरेडी अपनी इनकम में उसको क्लब कर लिया है, इनकम जो डिराइव हो रहा है वो ऑलरेडी, यानी समझो अभी मेरा एक घर है लंदन में, वहां से मेरे को 10 लाख रुपया आ रहा है, तो ऑलरेडी वो 10 लाख रुपया मैंने मेरे इंडिया की इनकम में क्लब कर लिया और टैक्स भर दिया है, तो फिर एप्लीकेबल नहीं है। वरना अगर मेरा बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है एंड अगर मेरे पास इंडिया के बाहर एसेट है या तो कोई बैंक अकाउंट है, तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मतलब 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख, फिर भी मेरे को टैक्स या रिटर्न भरना पड़ेगा। अब सेकेंड, a person other than a firm and a company who is not required to furnish the return, who deposit, यानी कंपनी और फर्म को छोड़ के बाकी जो भी बचे, अगर उन्होंने एग्रीगेट मोर देन 1 CR इन करंट अकाउंट डाला, यानी साल में 1 CR या उससे ज्यादा करंट अकाउंट में डाल रहे हो, बिजनेस का करंट अकाउंट होता है। अभी मैं इंडिविजुअल प्रोप्राइटर हूं, सिंगल ओनर हूं, मेरे क्लासेस का करंट अकाउंट है, अगर मैंने पूरे साल में एग्रीगेट टोटल 1 CR से ज्यादा अगर उसमें डिपॉजिट किया तो मेरे को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। सेकेंड, 1 CR वाला हो गया। सेकेंड, अगर मैंने कुछ फॉरेन कंट्री में ट्रैवल किया, क्या हुआ? फॉरेन कंट्री में ट्रैवल किया एंड उसका खर्चा 2 लाख से ज्यादा आ रहा है, तो साल में फैमिली के साथ घूमने चला गया मैं, यूएस, लंदन या वर्ल्ड टूर में चला गया, उसका खर्चा हो गया 3 लाख रुपया, एक्सपेंसेस 2 लाख से ज्यादा है तो मेरे को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। एंड थर्ड, अगर मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल पूरे साल में 1 लाख से ज्यादा आता है तो कंपलसरी मेरे को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। 3 चीज बताया। पहला क्या, अगर मैंने करंट अकाउंट में 1 CR से ज्यादा डिपॉजिट किया, अगर मैं ट्रैवलिंग गया, अब्रॉड गया, तो 2 लाख से ज्यादा होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी 1 लाख से ज्यादा हुआ, ये तीनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल हुआ तो मेरे को रिटर्न फाइल करना है, इररिस्पेक्टिव में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम हूं या ज्यादा हो। नेक्स्ट 4 पॉइंट है, पहला बताया, दूसरा, तीसरा, चौथा हैज प्रिस्क्राइब। अब हैज प्रिस्क्राइब में देखिए 4 चीज आता है। पहला, अगर मेरा सेल्स, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं, सेल्स एक्सीड 60 लाख, वही चीज अगर प्रोफेशन कर रहा हूं तो एक्सीड 10 लाख। बिजनेस कर रहा हूं तो 60 लाख, प्रोफेशन कर रहा हूं तो 10 लाख। या तो फिर अगर मेरा टीडीएस टीसीएस 25,000 या उससे ज्यादा कटा है एंड सीनियर सिटीजन में 50,000 या उससे ज्यादा कटा है तो मेरे को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। या तो मैंने डिपॉजिट किया सेविंग अकाउंट में 50 लाख या उससे ज्यादा। फिर से 4 चीजें कौन सी है? अगर मेरा बिजनेस है तो 60 लाख या उससे ज्यादा टर्नओवर हो रहा है, अगर मेरा प्रोफेशन है तो 10 लाख या उससे ज्यादा, अगर टीडीएस टीसीएस अगर 25,000 उससे ज्यादा कटा है, वही चीज सीनियर सिटीजन हो तो 50,000 या उससे ज्यादा, एंड अगर मैंने मेरे अकाउंट में डिपॉजिट किया 50 लाख या उससे ज्यादा, ये 4 में से अगर कुछ भी है तो मेरे को कंपलसरी रिटर्न फाइल करना है, चाहे मैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम हूं या बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा हूं। समझा इतना परफेक्टली? फिर एक है ये टैक्स रिटर्न प्रिपेरर, ये एक नया क्लॉज है, नया तो नहीं है बट अच्छा क्लॉज है, सेक्शन 139B। अब ये क्या होता है सुनो।
सीए लोग है ना बहुत महंगे होते हैं कभी कभी, या उनके पास टाइम नहीं होता है रिटर्न बनाने के लिए। अभी समझ फॉर एग्जाम्पल मेरा सीपीटी क्लियर है, आईपीसीसी क्लियर है, बट मेरा फाइनल क्लियर नहीं हो रहा है एंड मेरे को इनकम टैक्स रिटर्न में बहुत अच्छी खासी जानकारी है। तो एक गवर्नमेंट का एग्जाम होता है, अगर मैं वो क्लियर कर दिया तो मैं क्या बन जाऊंगा, टैक्स रिटर्न प्रिपेरर। मतलब लोगों की इनकम टैक्स रिटर्न में मैं उनकी ऑथोराइज, यानी बोलते हैं ना, आई विल बी एन ऑथोराइज पर्सन टू हेल्प देम फॉर टैक्स रिटर्न। एंड उसमें मेरा आईडी नंबर वंबर, यानी जब एग्जाम दूंगा तो पास होगा तो सर्टिफिकेट और मेंबरशिप नंबर या कुछ मिलेगा, टीआरपी नंबर, राइट। तो वो उनके रिटर्न में जाएगा कि विद द हेल्प ऑफ मी दे हैव फाइल्ड द रिटर्न। नहीं समझा ये वाला चीज? समझा? तो इसका एलिजिबिलिटी क्या है? पहले तो कौन कौन नहीं बन सकता है टीआरपी? कोई सीए नहीं बन सकता है डेफिनेटली। सेकेंड, कोई लॉयर नहीं बन सकता है, या तो ऑफिसर ऑफ शेड्यूल बैंक हु मेंटेन करंट अकाउंट। सीए, लॉयर, ऑफिसर ऑफ शेड्यूल बैंक, ये 3 जन कभी भी टीआरपी नहीं बन सकता है। एंड अगर आपको टीआरपी बनना है तो उसका क्वालिफिकेशन क्या है? सबसे पहले तो बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, कोई भी बी वाला डिग्री होना चाहिए। सेकेंड लेवल ऑफ एनी एग्जामिनेशन, सीए, सीएस, सीएमए, वो आप क्लियर होने चाहिए। चाहे सीए हो, सीए में आईपीसीसी बोला जाता है, सीएस में आपका इंटरमीडिएट बोला जाता है या एग्जीक्यूटिव बोला जाता है, और सीएमए में इंटरमीडिएट बोला जाता है आपका। समझा ये वाला चीज? तो सेकेंड लेवल आपको पास करना है सीए, सीएस या तो सीएमए का। ये 2 क्वालिफिकेशन है। अगर आप के पास ये दोनों क्वालिफिकेशन है तो आप टीआरपी का एक एग्जाम दे दो, जैसे ही पास हो गए यू विल बी अ टीआरपी। समझ में आया इतना परफेक्टली? अब उसके बाद मोड ऑफ फर्निशिंग द इनकम टैक्स रिटर्न, यानी आप कैसे कैसे इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हो। पेपर रिटर्न, यानी फिजिकली उधर जाओ, एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म भरो। इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न विद डीएसी, डीएसी मतलब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली साइन। एक पेन ड्राइव आता है 1000 या 1500 रुपया, साल का होता है, 3 साल का होता है। वो कहीं पे भी आपको स्टोर्स एंड ऑल पे मिलता है जो डीएसी ऑथोराइज स्टोर है। समझा इतना परफेक्टली? तो इलेक्ट्रॉनिकली आप डीएसी से भी फाइल कर सकते हो। अभी मैं इंडिविजुअल हूं, मेरे पास डीएसी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, थर्ड वाला, पहले मेरा डेटा है मैं वो इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट करूंगा, और इनकम टैक्स की वेबसाइट में जाओगे, एक फॉर्म होगा, वो फॉर्म में मैं पूरा डेटा इलेक्ट्रॉनिकली डाल दूंगा। एंड फिर क्या करूंगा, मैं वेरीफाई कर दूंगा इन फॉर्म नंबर ITR 5, मतलब ऑनलाइन वेरीफाई कर दूंगा कि हाँ भाई ये मैं ही हूं जो रिटर्न फाइल कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मली अपन क्या करते हैं, ये थर्ड वाला करते हैं। फोर्थ, ट्रांसमिटिंग डेटा इलेक्ट्रॉनिकली अंडर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, अगर जिसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड है वो ये कर सकता है। समझ में आया इतना परफेक्टली? तो 4 टाइप के डेटा है या 4 तरीके से आप रिटर्न फाइल करते हैं। नॉर्मली अपन ये थर्ड, जो डायरेक्टर्स होते हैं या कंपनी होते हैं ना, उन लोग ये सेकंड वे से करते हैं, क्योंकि उन लोग के पास डीएसी होता है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अपने पास नहीं होता है तो अपन क्या करते हैं, पहले डेटा इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर करते हैं, फिर उसको वेरीफाई करते हैं एज पर ITR 5। इतना समझ में आया? अब उसके बाद अपन जब मारते हैं फिर से कंपलसरी इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग। कंफ्यूज नहीं होना, ये कंपलसरी फाइलिंग था, ये कंपलसरी इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग। मतलब किसको किसको कंपलसरी इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना है। तो पहला तो आ गया आपका कंपनी, फिर आता है पॉलिटिकल पार्टी, फिर आता है फर्म या तो LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। बट ये दोनों में क्या कंडीशन है, ये दोनों में ये कंडीशन है कि वो टैक्स ऑडिट होना चाहिए। समझा? 44B वाला, बिजनेस एंड प्रोफेशन 44B। कंपनी, पॉलिटिकल पार्टी कोई कंडीशन नहीं है, बट फर्म या LLP है तो टैक्स ऑडिट होना चाहिए। फिर उसके बाद इंडिविजुअल की बारी आई, तो सुपर सीनियर सिटीजन, एनी मोड, कोई भी मोड चलेगा। एनी अदर पर्सन, एनी मोड अदर देन पेपर, पेपर मोड नहीं चलेगा, फिजिकली नहीं चलेगा, बाकी आप कोई भी मोड में करो, इट इज अप टू यू। टाइम लिमिट, एसएससी रिक्वायर्ड टू फर्निश फॉर्म 3CEB। अब ये 3CEB क्या होता है, ये ट्रांसफर प्राइसिंग का होता है, ये NRI के लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए? NRI। तो अगर ट्रांसफर प्राइसिंग आया, NRI के लिए आया, नॉर्मली यहाँ पे लिख देता हूं NRI, तो ड्यू डेट क्या है, 30th of September, फिर 30th of November। फिर आता है अपना CWA। देखो CMA को पहले क्या बोला जाता था, CWA। C का मतलब होता है कंपनी, W का मतलब होता है वर्किंग पार्टनर ऑफ द फर्म, क्या बोला जाता है, वर्किंग पार्टनर ऑफ द फर्म। और फर्म कौन सा होना चाहिए, ऑडिट फर्म होना चाहिए। और A का मतलब ऑडिट, जिसको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है। फिर से CWA, C का मतलब कंपनी, W का मतलब वर्किंग पार्टनर ऑफ एन ऑडिटेड फर्म, यानी जो कंपनी में ऑडिट हो रहा है 1 ईयर से ज्यादा है, एंड आई एम अ पार्टनर इन दैट, तो मेरा भी इसमें आ जाएगा। और A मतलब ऑडिट पार्टी। तो ये तीनों का अगर आया तो क्या होता है, 30 नवंबर। एंड लास्ट एनी अदर आया तो क्या होता है, 31st of जुलाई। समझा इतना परफेक्टली?
फिर उसके बाद आता है अगर ये टाइम पे रिटर्न अपन ने फाइल नहीं किया तो 234F के हिसाब से अपन को क्या लगेगा, पेनल्टी लगेगा। अगर इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख है तो 1000 का पेनल्टी लगेगा, एक्सीड 5 लाख है तो आपको कितना पेनल्टी लगेगा, 5 लाख का। समझ में आया इतना परफेक्टली, 1000 या तो फिर 5 लाख। अब 139(3) बोलता है आपको लॉस रिटर्न। प्रॉफिट हुआ तो टैक्स भरना ही है, बट वही चीज लॉस हुआ तो मैं भरूं या नहीं भरूं, ये क्वेश्चन आ जाता है, तो वो भी भरना पड़ेगा आपको। बट वो कौन से सर्कमस्टेंसेस में भरना पड़ेगा, देखो अगर आपका कोई अगर आपका कोई बिजनेस लॉस है तो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं, तो उसको क्लेम करने के लिए आपको करना पड़ेगा। अगर कैपिटल लॉस है तो उसको क्लेम करने के लिए करना पड़ेगा। लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेसेस एंड लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35, ये 4 या 5 चीजों में आपको करना पड़ेगा। पहला क्या बताया, बिजनेस लॉस, कैपिटल लॉस, लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेस, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35D। ये 4 चीज आया तो आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। नुकसान है फिर भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। समझ में आया इतना। अब जैसे अपन बर्थडे में बिलेटेड होते हैं, कभी कभी रिटर्न भी टाइम पे फाइल नहीं किया तो पेनल्टी तो लगेगा 1000 या 5000 का, समझा, बट रिटर्न तो फाइल करने दो हमको, तो उसको क्या बोला जाता है, बिलेटेड रिटर्न 139(4). अब इसका लास्ट डेट क्या होता है, ऑन या बिफोर 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। जो साल में, अभी समझो फॉर एग्जांपल अभी का ले लो, प्रीवियस ईयर क्या चालू था, 22-23 चालू था, हां या ना, राइट। तो 31, अभी ये वाला एग्जांपल ले लो, क्या एग्जांपल लोगे, अभी जैसे ड्यू डेट गया, ड्यू डेट क्या था, अभी असेसमेंट ईयर में अपन ने रिटर्न फाइल किया, 31 जुलाई में फाइल किया, ये असेसमेंट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर क्या था, 22-23 था, हाँ या ना। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये साल का जब रिटर्न फाइल किया तो प्रीवियस ईयर था 22-23, अब उसका लास्ट डेट क्या है फाइल करने का रिटर्न, 31 दिसंबर 23, यानी ये 31 दिसंबर तक आप रिटर्न फाइल करोगे तो चलेगा, उसके बाद बिलेटेड रिटर्न फाइल नहीं होगा। समझा ये वाला चीज परफेक्टली। या तो फिर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर, यानी अगर आपको नोटिस आया, स्क्रूटिनी आया, तो जब तक वो खत्म नहीं होता है, जब तक। चैरिटेबल क्लस 139(4) है, अगर एक्सीड करता है बेसिक एजम्पशन लिमिट तो आपको रिटर्न फाइल करना है, अगर नहीं किया तो पेनल्टी है 100 रुपीज पर डे। सेम चीज पॉलिटिकल पार्टी, अगर जीटी है, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम एक्सीड करता है बेसिक एजम्पशन लिमिट तो आपको रिटर्न फाइल करना है। साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन 139(4)C, फिर से वही है, एक्सीड बेसिक एजम्पशन लिमिट, अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया 100 रुपीज पर डे। ये सिर्फ रीड भी करोगे ना, ये नीचे वाला चलेगा, बट लॉजिक अपना ना प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस सेम चीज है, बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड सेम चीज। रिवाइज रिटर्न क्या होता है, अभी एक बार अपन ने रिटर्न भर दिया बट अपन को लगा कुछ लोचा है तो अपन क्या करेंगे, उसमें रिवाइज कर देंगे। और एक और चीज याद रखना, बिलेटेड रिटर्न पहले रिवाइज नहीं होता था, बट अभी बिलेटेड रिटर्न भी रिवाइज होता है। समझ में आया इतना परफेक्टली। तो रिवाइज रिटर्न 139(5), सेम चीज, 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर इज द लास्ट डेट फॉर रिवाइज रिटर्न। फिर डिफेक्टिव रिटर्न 139(9), मतलब अभी समझो फॉर एग्जांपल आपने ब्लंडर कर दिया, आपने सेल्स को ही डालना भूल गए या कोई एक्सपेंस लेना भूल गए, या तो टैक्स भरने आ रहा था बट आपने रिटर्न फाइल किया विदाउट पेइंग द टैक्स, तो ये जो बड़ा ब्लंडर होता है ना, तो इनकम टैक्स वाला आपको 15 दिन का टाइम दे देता है। कितना दिन, 15 दिन। 15 दिन में अपना मिस्टेक सुधारो, वरना जो आपने रिटर्न फाइल किया है उसको कंसिडर किया जाएगा नो रिटर्न। ऐसा सोचा जाएगा कि आपने कभी रिटर्न फाइल किया ही नहीं है। समझ में आया इतना, और पेनल्टी लग जाएगा आपको। फिर उसके बाद आता है आपका वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का मतलब क्या है, आप कभी भी कोई भी फॉर्म भरो, इनकम टैक्स ही नहीं, एप्लीकेशन फॉर्म भरो, कॉलेज का फॉर्म भरो, कुछ भी भरो, नीचे आपका साइन क्यों लिया जाता है, क्योंकि वेरीफाई किया जाता है कि आपने जो भी ऊपर लिखा है वो करेक्ट है एंड आपने ही फॉर्म भरा है। समझ में आया, उसका साइन लिया जाता है। तो इनकम टैक्स रिटर्न भी भरोगे ना तो आपका साइन लिया जाता है, यानी वेरिफिकेशन होता है कि आप ही हो या नहीं हो, एक डिक्लेरेशन कि आई रोहित जो अभी है वेरीफाई दैट जो भी मैंने बोला है वो ट्रू एंड फेयर है एंड आई वांट टू सबमिट द रिटर्न ऑन सो एंड सो डेट सो एंड सो टाइम। समझ में आया ये वाला चीज। तो अगर आपका इंडिविजुअल है तो कौन साइन मारेगा, या तो खुद मारेगा या लीगल हायर या रिप्रेजेंटेटिव या गार्डियन मारेगा। एचयूएफ है तो कौन साइन मारेगा, कर्ता। फर्म है तो मैनेजिंग पार्टनर, एलएलपी है तो डेजिग्नेटेड पार्टनर, लोकल अथॉरिटी प्रिंसिपल ऑफिसर, पॉलिटिकल पार्टी सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कंपनी है तो डायरेक्टर, एनी अदर एसोसिएशन तो प्रिंसिपल ऑफिसर, एनी अदर पर्सन कॉम्पिटेंट। एंड लास्ट में ये एक नया है, ये सिर्फ रीड करो चलेगा, मेरे को नहीं लगता ये एग्जाम में इतना आने वाला है, 140B अपडेटेड रिटर्न। समझ में आया इतना परफेक्टली। होप ये छोटा सा वीडियो आपको समझ में आएगा कि रिटर्न
फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम बहुत इजी बन जाएगा आपका। एग्जाम से पहले LMR लास्ट मिनट रिवीजन के लिए सिर्फ ये भी देखोगे ना तो तोड़ लोगे उधर। परफेक्ट। अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट करिए, आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।